हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर पेंशन बढ़ाने वाली स्कीम क्या है और आपको यहाँ क्या फायदा होगा। आपके हर सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफ की पेंशन बढ़ाने वाली स्कीम क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप ईपीएफ के पेंशनर है या पेंशन आपको मिलने वाली, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो देखिए दोस्तों, पेंशन बढ़ाने वाली स्कीम क्या है, आपको यह होगा फायदा, आपके हर सवाल का जवाब। ईपीएफ पेंशन स्कीम का अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी डिटेल को ठीक से समझ ले। इस पेंशन स्कीम का लाभ किन लोगों को मिलेगा, यह समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ईपीएफ लोगों को अपना पेंशन बढ़ाने का मौका दे रहा है। दोस्तों, पेंशन स्कीम के क्या है फायदे। अगर आप भी नौकरी पेशा है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन में मोटी रकम पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर खुशखबरी है। कर्मचारियों की पेंशन सुविधा के मैनेज करने वाली संस्था ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के जरिए आपको अपना पेंशन बढ़ाने का मौका दे रही है। अगर आप इन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 3 मार्च तक आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस स्कीम को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। क्या इस स्कीम का लाभ सभी नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा? इस स्कीम का लाभ कौन उठा सकता है? ईपीएस स्कीम से कितना फायदा होगा? क्या मुझे इस स्कीम का लाभ मिलेगा? ये पेंशन स्कीम है क्या? अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई सवाल है तो आइए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। क्या है ईपीएस पेंशन स्कीम? तो देखिए दोस्तों, कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से चलाई जाने वाली कर्मचारी पेंशन स्कीम है। इसे 1995 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही शामिल होते हैं। ईपीएफ फंड में कर्मचारी आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% का योगदान इसमें करते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का समान योगदान होता है। नियोक्ता की ओर से किए गए योगदान का 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। इस रकम पर ब्याज सहित रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को लौटा दिया जाता है। आपको बता दें कि पहले अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 6,500 रूपए तय की गई थी, जिसे साल 2014 में बढ़ाकर 15,000 रूपए तक किया गया। किसे मिलेगा फायदा? अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए किसको मिलेगा यहाँ पर फायदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस स्कीम के लिए योग्य कर्मचारी की 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी के तहत उन कर्मचारियों को रखा गया जो 1 सितंबर 2014 या उससे पहले ईपीएस के मेंबर थे और उन्होंने हायर पेंशन का विकल्प को चुना है। ये लोग पहले से ईपीएस में अधिक योगदान दे रहे थे। ये लोग पहले से ज्यादा पेंशन पाने के लिए बेसिक सैलरी से ज्यादा पैसा कटवा रहे थे, लेकिन ईपीएफओ ने इसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। वही दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 1 सितंबर 2014 से ईपीएफ के मेंबर थे, लेकिन ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को चुनने से चूक गए थे। अब ज्यादा पेंशन पाने के लिए कर्मचारी के पास 3 मार्च तक का वक्त था। दोस्तों, वहाँ पर अभी 3 मार्च तक फॉर्म भरा रहे थे। क्या आपके लिए है काम की खबर। आप अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस स्कीम का लाभ सभी कर्मचारियों या ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलेगा। इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इसकी कैटेगरी में शामिल हो। ईपीएस स्कीम के लिए बेसिक सैलरी और डीए की कैपिंग 15,000 रखी गई है। यानी अगर आपकी सैलरी 1 लाख या 1.5 लाख भी हो तो भी ईपीएस के लिए अधिकतम सीमा 15,000 ही मानी जाएगी और इसी आधार पर 8.33% फीसदी हिस्सा 1,250 रूपए ही आपकी ईपीएस स्कीम में जमा होगा। अगर इसका कैपिंग हटा दिया जाए, यानी अगर औसत सैलरी का 1 लाख मानी जाए तो आपका पेंशन बढ़कर 50,000 रूपए हो जाएगी। साल 1996 में एक विकल्प आया था जिसमें कर्मचारी अपनी एक्चुअल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैसे करें पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई। दोस्तों, अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म वहाँ पर आया था। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आप कैसे पेंशन के लिए अप्लाई करें। ज्यादा पेंशन पाने के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यानी ईपीएस मेंबर को आपके करीबी ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा। वहाँ आपको एप्लीकेशन को कमिश्नर के बताए तरीके से भरना होगा। साथ में जरूरी दस्तावेज देने होंगे। ज्वाइंट ऑप्शन में डिक्लेरेशन, डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन भी देना होगा। प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड तक में एडजस्टमेंट की जरूरत है। जो ज्वाइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति की जरूरत होगी। छूट वाले प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट से पेंशन फंड को फंड ट्रांसफर करने वाले केस में ट्रस्टी को एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। एप्लीकेशन जमा होने के बाद इसमें सर्कुलर के मुताबिक निपटाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आपको क्या लाभ मिलेगा और कैसे आप पेंशन की स्कीम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये सारा मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो दोस्तों, मेरी यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह से पीएफ पेंशन और ईपीएस 95 से रिलेटेड सारे अपडेट्स और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।